मेरी बीवी हर रोज मेरे छोटे भाई के कमरे में जाती थी। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मेरे छोटे भाई की जोर जोर से हाँफने की आवाज आती थी। आखिर यह दोनों उस कमरे में करते क्या है? इसी बात का पता लगाने के लिए मैं एक दिन छोटे भाई के कमरे में छुप गया। कुछ ही देर बाद जब मेरी बीवी उस कमरे में आई, तभी मैंने देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह दोनों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे पापा के पास ज्यादा जमीन जायदाद न होने की वजह से वह ड्राइवर की नौकरी करके हमारा घर चलाते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरी मेहनत और उनके साथ की वजह से मैंने अच्छी नौकरी पा ली थी। अब हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा और अपने छोटे भाई को भी मैं अच्छे से पढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ वर्ष निकले कि एक बार मेरी माँ कपड़े धो रही थी, तभी उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और चक्कर आने की वजह से वह गिर गई। लेकिन गिरने की वजह से उनकी कमर में काफी चोटें आई, जिससे डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया था। अब समस्या आ पड़ी थी कि हम लोगों के घर का काम कौन करे। कोई अच्छी नौकरानी भी नहीं मिल रही थी। काफी जगह पता किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हमारे पड़ोस के अंकल हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि क्यों न वीरेंद्र की शादी करवा दी जाए। वैसे भी वीरेंद्र की शादी की उम्र हो गई है और इससे तुम्हारे घर में रौनक भी आ जाएगी, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बाद पूरा घर शांत सा लगता था। पिताजी ने भी हाँ बोल दी और अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गए। तभी कुछ दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त हमारे घर पर आए। चाय नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे वीरेंद्र के पास अब अच्छी नौकरी भी है और काफी संस्कारी होने की वजह से मैं इसका रिश्ता करवाने आया हूँ। मेरे साले की लड़की है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, बहुत गुणवान लड़की है, इसीलिए मैंने उसका रिश्ता वीरेंद्र के साथ करने की सोची है। अगर तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम ही रिश्ता लेकर आए हो, तो कोई बुराई नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे पिताजी ने उनको हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद वह लोग मुझे देखने आए और उन्होंने झट से मुझे पसंद कर लिया और चंद दिनों में ही हमारी शादी की तारीख भी निकल गई। लड़की का नाम सुमन था। कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हुई और बड़ी ही धूमधाम से सुमन को हमारे घर में लाया गया। सभी रस्मों रिवाजों के साथ मैंने और सुमन ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। सुमन सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। मेरी माँ की भी देखभाल करती और कुछ ही दिनों में उसने मेरी माँ की कमर को बिल्कुल ठीक कर दिया। वह रोज शाम को मेरी माँ को बाहर घुमाने लेकर जाती थी और जब मैं घर आता तो मेरी खैर खबर में लग जाती। वो अपने माता पिता के जैसे ही मेरी माता पिता का भी ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही वो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरा घर दुख में पड़ गया था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खुद को संभाल लिया और फिर से जीवन की उथल पुथल में लग गए। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आए। सुमन के बुआ और उनके कुछ जानकार थे। पड़ोसी गांव में उनकी कोई रिश्तेदारी होने की वजह से वहां कोई फंक्शन में आए थे। इसी वजह से आते हुए हमसे मिलकर भी चले जाए, ये सोचकर हमारे घर आ गए और हम लोगों के साथ एक रात रुकने का निर्णय कर लिया। ऐसे ही उन लोगों के साथ एंजॉय करते हुए और बातें करने में कब एक दिन का समय निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वो लोग चले गए और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को संभाल भी ना पा रहा था। दवाई वगैरह लेने के बाद मुझे कुछ ठीक लगा, तब मैं घर आ गया। सुमन ने जल्दी आने का कारण पूछा तो मैंने कोई ना कोई बहाना बना लिया और कमरे में चला गया। मैं नहीं चाहता था कि सुमन को किसी भी तरह की कोई फिक्र हो। मैंने पहले तो नॉर्मल तबीयत खराब होने जैसा सोच लिया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों के पास चेकअप करवाया गया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसमें यह लिखा था कि मेरे दिल में एक छेद है। उस समय सुमन भी मेरे साथ ही थी।
क्योंकि जब मैं चेकअप करवाने आ रहा था तो वो जिद करके मेरे साथ आ गई थी। डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और रोजाना लेने को कहा। मैं रोजाना दवाई के साथ कुछ दिनों से डॉक्टर से चेकअप करवाने लगा। एक दिन सुमन के मायके से फोन आया कि सुमन के भतीजा हुआ है, इसीलिए छोटा सा लेडीज फंक्शन रखा गया है। वो लोग सुमन को कुछ दिनों के लिए लेने आ रहे हैं। मैंने तो हाँ बोल दिया, लेकिन सुमन ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने सुमन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने मेरी एक न सुनी और वहाँ पर नहीं गई। खैर, जैसे तैसे सुमन ने वहाँ उन लोगों को भी समझा दिया। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। वो रोज मेरे छोटे भाई अशोक के कमरे में जाती थी। जब मैं ऑफिस चला जाता या सो जाता, तब वो मेरे पीछे से उसके कमरे में जाती। जैसे ही सुमन को गए हुए कुछ देर होती थी तो अशोक की जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं जब भी सुमन से इस बारे में पूछने की कोशिश करता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को बदल देती, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था। मुझे तो सब पता लगाना था कि आखिर सुमन कर क्या रही है। कभी कभी तो मैं गुस्से में सुमन को फटकार भी लगा देता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मुझे खाना खिलाकर रोज रात को सुमन अशोक के कमरे में जाने लगी और दिन के समय जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकल जाता तो वह अशोक के कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं ऑफिस जाने के बहाने बाहर चला जाता, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वापस लौट आता, यह देखने के लिए कि सुमन कहाँ पर है। लेकिन वापस आकर देखता तो सुमन अशोक के कमरे में जा रही होती थी या फिर कभी आ रही होती थी। मुझे तो अब सुमन और अशोक पर शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। आखिर सुमन मेरी बीवी थी, उसे पूरा हक था मुझे सब कुछ बताने का, और मुझे पूरा हक था कि सुमन जो कुछ भी कर रही है उस चीज का मुझे पता हो। लेकिन मुझे सुमन इस लायक नहीं समझती थी और वह। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकले। मेरा शक तो चरम सीमा पर पहुंच गया था। सुमन का स्वभाव भी बदलने लगा था। जब भी मैं सुमन से इसके बारे में पूछता था तो पहले तो वह बात बदलती थी, लेकिन इन दिनों वह चिड़चिड़ी हो जाती। जब भी मैं इस बारे में बात करता, सुमन मुझ पर गुस्सा करने लगती और कहती कि आपको शक के अलावा कुछ आता भी है या नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सुमन कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी। इतनी समझदार लड़की अब गुस्से वाली हो गई थी। मैंने सुमन के पिताजी से बात की कि सुमन के स्वभाव के बारे में, तो उन्होंने सुमन से बात करने के लिए बोल दिया और कहा कि हम उसे समझाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई। आखिर क्योंकि यह हमारे घर का मैटर था, मैं उन्हें कैसे बोल सकता था कि सुमन तो। लेकिन जैसे तैसे दिन निकलते गए। एक दिन मैंने अशोक को अपने साथ लिया और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बने गार्डन में ले गया। अशोक बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तभी मैंने गुस्से भरी निगाहों से अशोक की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा सुमन के साथ। तभी अशोक ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, वो मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। मुझे उसकी इन मीठी मीठी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो है इन दोनों के बीच। मैंने अशोक की तरफ घूरते हुए कहा कि देखो अशोक, चुपचाप साफ साफ बता दो कि सुमन तुम्हारे कमरे में क्या करने आती है। अशोक ने कहा कि नहीं भैया, भाभी तो मेरे कमरे में आती ही नहीं है, उसने सरेआम झूठ बोल दिया था। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मैंने खींच के एक तमाचा अशोक की गाल पर जड़ दिया। अपने जवान भाई पर इस तरह हाथ उठाना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर मैं करता भी क्या। अशोक झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, जो मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। तभी चिल्लाने की वजह से मुझे खांसी होने लगी। अशोक दौड़कर गया और पानी ले आया और मुझे पिलाया। मुझे उसकी ये फिक्र करना बिल्कुल झूठा लग रहा था।
मानो मुझे अशोक से घिन आ रही हो। मैं उसे वहीं पर छोड़कर घर आ गया। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि सब कुछ पिताजी को बता दूं, लेकिन फिर मेरे कदम वहीं रुक गए कि उन्हें दुखी करना ठीक नहीं है। अब मैं ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगा, क्योंकि जब भी घर में मैं उन दोनों को देखता तो मेरा खून खौल उठता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त विजय को इस बारे में बताया। विजय हमेशा से मेरी हर दिक्कत में मदद करता आया था। विजय ने कहा कि बात तो गंभीर है, लेकिन अशोक तो इतना सीधा सा है और धार्मिक ख्यालात का भी है, फिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने विजय से कहा कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, जिसकी वजह से सुमन मुझसे रूखी सूखी रहती है और अशोक के पास ज्यादा रहती है। विजय ने कहा कि क्यों न तुम उन दोनों पर नजर रखो, फिर अपने आप सच सामने आ जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा ही करूँगा। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न उनके कमरे में छुपकर देखूं कि आखिर इन दोनों के बीच हो क्या रहा है। इसी प्लान को बनाते हुए मैं अशोक के कमरे में गया और वहीं बने एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद सुमन कमरे में आई और उसके हाथ में एक तेल की कटोरी और कुछ मेडिसिन थी। मैं देखकर भौचक्का रह गया कि इन दवाइयों और तेल का आखिर सुमन क्या करेगी। कुछ देर बाद देखा तो अशोक अपने कपड़े उतार रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और मैंने देखा कि उसके पूरे शरीर पर घाव थे। सुमन ने उस तेल में कुछ हल्दी और कुछ पाउडर मिलाया और दवाइयों के साथ उसका एक लेप बनाया और अशोक के घाव पर लगाने लगी। साथ ही उसके पैरों की मालिश भी करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस कोने से बाहर निकल आया और सुमन का हाथ पकड़कर बोला कि यह सब क्या हो रहा है। तभी सुमन मुझे देखकर एकदम घबरा गई और अशोक भी अपने बेड से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने सुमन का हाथ मुझसे छुड़वाया और कहने लगा कि भैया, इसमें सुमन भाभी का कोई दोष नहीं है, यह तो बेचारी मेरी भलाई का काम ही कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि अशोक क्या कह रहा है। तभी अशोक ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे खून की उल्टियां होने लगी थी, तभी भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि उस वक्त आप ऑफिस में गए हुए थे। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किए और रिपोर्ट निकाली तो उसमें मुझे ब्लड कैंसर आया। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत गंभीर बीमारी है, इसीलिए तुम्हें इलाज करवाना होगा। लेकिन भाभी ने मुझसे कहा कि अशोक, हम इस बारे में वीरेंद्र से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीरेंद्र के दिल में छेद है। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि वीरेंद्र को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना दिया जाए। इसी वजह से मैंने और भाभी ने आपसे यह बात छुपाई कि मुझे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के चलते मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और घाव हो गए। इसी तरह भाभी रोज रात को और दिन में आपके चले जाने के बाद मेरे शरीर पर मालिश करती, ताकि मेरे दर्द को कुछ आराम मिले, और मेरे घाव पर मरहम लगाती थी ताकि यह घाव भर जाए। और वह यह नहीं चाहती थी कि आपको इस बारे में पता चले, क्योंकि इस बारे में अगर आपको पता चल जाता तो आप और परेशान हो जाते। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देनी थी। इस वजह से भाभी ने आपको बिना कहे चुपके से मेरा इलाज शुरू कर दिया। तभी सुमन ने कहा कि यह भी तो मेरे बेटे जैसा है, अगर मेरे खुद के बेटे के साथ ऐसा होता तो मैं ये सब करती ही ना। अशोक भी मेरे बेटे समान है, इसीलिए मैंने उनका इलाज करना शुरू किया। बस इसीलिए मैं चुपके से आती थी। और रही बात मेरे गुस्से की, तो मैंने तुम पर गुस्सा दिल से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था कि मेरे गुस्से की वजह से तुम मुझसे बार बार यह सवाल ना करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें बार बार झूठ बोलना। इसीलिए मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया था। अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैंने सुमन का हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगना शुरू कर दिया। अब मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अशोक से भी हाथ जोड़कर माफी मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। एक अच्छे भाई का फर्ज होता है कि वह अपने भाई की हर बीमारी में उनकी सहायता करे, उसकी सेवा करे। लेकिन मैंने तो तुम लोगों पर गंदा शक किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अशोक ने मुझे कहा, भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
कोई भी ऐसे चोरी चुपके से कार्य करे तो हर किसी को शक तो हो जाता है, और फिर आपकी क्या गलती है? आप तो खुद ही पहले से बीमार हो। सुमन ने भी मेरा हाथ थाम लिया और कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी आप इस वजह से कोई भी चिंता नहीं करेंगे जिससे आपकी तबीयत खराब हो। मुझे मन ही मन बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैंने पता नहीं ऐसे क्या पुण्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली, जिसको मेरी और मेरे भाई की इतनी फिक्र है। भला आज के जमाने में कौन इतनी अच्छी होती है, जिसको अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह हो। लेकिन वह थी मेरी सुमन। मेरी सुमन सबसे बेहतर थी और वह सबसे अच्छी थी। मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा था इतनी अच्छी बीवी देने के लिए। अब मेरे मन में खुशी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी थी कि मैंने अपनी देवी जैसी बीवी पर इतना शक किया और अपने भाई पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाया कि वो मेरी बीवी के साथ कुछ करता है। मैं बार बार खुद को कोस रहा था कि मैंने अपने बीमार भाई पर हाथ उठा दिया, और वो भी उस समय जब उसे इतनी बड़ी बीमारी थी। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब तक पूरी सच्चाई न जान लो तब तक ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमारी बातें सुनकर पिताजी भी कमरे में आ गए और कहने लगे कि क्या हुआ बच्चों, इतना शोर कैसे हो रहा है? मैं तो शर्म के मारे कुछ भी ना बोल पाया, लेकिन सुमन ने उन्हें सब बात बताई। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शक हमेशा रिश्ते खराब ही करता है। शक करने से तो बेहतर है कि अपनी बात बोलकर आशंका को ही दूर कर लो। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई थी, लेकिन अब अफसोस करने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। खैर, मैंने अपनी गलती को सुधारते हुए मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अशोक की इस बीमारी को जड़ से खत्म करके ही दम लूंगा और हमेशा अपने बेटे जैसा ही रखूंगा। जब ये बात मैंने सुमन से कही तो वह भी मेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। धन्यवाद दोस्तों।